तो सब याद है, चिंता मत करो। नहीं याद नहीं है। चलो सेक्शन 14 पढ़ते हैं अपन, ठीक है। सेक्शन 14 में बताया है कि संयुक्त बोर्ड का गठन या उसकी संरचना क्या होगी। तो सेक्शन 13 का जो फर्स्ट पॉइंट है, कहा कि संघ राज्य संयुक्त बोर्ड कौन गठित कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये था, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके संयुक्त बोर्ड गठित कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर कोई संयुक्त बोर्ड गठित करते हैं तो फिर उसकी संरचना क्या होगी, ये पहले पॉइंट में बताइए। सेक्शन 14 का फर्स्ट क्लोज ये बता रहा है कि 2 या 2 से अधिक कोई राज्य मिलकर अगर संयुक्त बोर्ड को गठित करते हैं तो उसकी संरचना क्या होगी और उसका गठन क्या क्या होगा। तो पहला क्या है, एक अध्यक्ष होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, और ये अध्यक्ष पूर्णकालिक होगा जिसे पर्यावरण के संबंध में विशेष जानकारी हो। और ये अध्यक्ष क्या काम क्या करेगा, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा उसे सौंपे जाए या जो अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाए, या तो केंद्रीय सरकार द्वारा या जो अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाए। तो संयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा या नाम निर्देशित कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी, ठीक है। फिर आ रहा है सेकंड पॉइंट कि भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक में से, चाहे 5 राज्य भाग ले रहे हैं, चाहे 7 राज्य भाग ले रहे हैं, चाहे 8 राज्य मिलकर अपना संयुक्त बोर्ड गठित कर रहे हैं, तो प्रत्येक राज्य से 2 ऐसे पदाधिकारी होंगे जो उस राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या जितने राज्य होंगे उतनी संख्या डबल हो जाएगी सदस्य, ठीक है। फिर आ रहा है कि प्रत्येक राज्य की सरकार में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो स्थानीय प्राधिकारियों में से लिया जाएगा। हर राज्य से पहला पॉइंट क्या था, पहला तो अध्यक्ष हो गया ए में, फर्स्ट क्लोज सेक्शन 14 का फर्स्ट क्लोज में पहला ए क्या हो गया, अध्यक्ष आ गया। बी सदस्य है, सी सदस्य है, डी सदस्य है, ठीक है, और ई भी सदस्य है। वो ये है जो अपन गठन कहाँ पढ़ के आए थे, केंद्र ये राष्ट्रीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड का पढ़ के आए, ये राज्य बोर्ड का पढ़ के आए, 3 और 4 में पढ़ के आए हैं, केंद्र और राज्य। हाँ, तो 3 और 4 में जो पढ़ के आए ना गठन, वैसे ही इसका गठन है। लेकिन वहां पे क्या है, एक एक हर राज्य में से लिया जाता था, ऐसे हर सेंट्रल में से लिया जाता था केंद्र सरकार। यहाँ हर भाग लेने वाले राज्यों में से 2 उस राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। फिर हर एक राज्य से एक ऐसा व्यक्ति लिया जाएगा जो स्थानीय प्राधिकारियों में से होगा। फिर एक ऐसा व्यक्ति लिया जाएगा, अशासकीय व्यक्ति होगा, जिसे कृषि उद्योग, मीन उद्योग या अन्य कोई व्यापार वाणिज्य के संबंध में विशेष जानकारी हो और वो उस वहां की राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो। राज्य सरकार को लगता है कि इस व्यापारी का प्रतिनिधित्व संयुक्त बोर्ड में होना चाहिए, तो हर एक राज्य सरकार एक एक व्यक्ति को जो उद्योग धंधों वाले में है तो वो उसको वहां नाम निर्देशित करेगी। फिर 2 ऐसे व्यक्ति, हर राज्य सरकार 2 ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्देशित करेगी जो वहां की राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई निगम है, कोई कंपनी है, या कोई निगम है या निगम या कंपनी है, उनमें से 2 व्यक्तियों को चुनेगी। हर राज्य सरकार ऐसे ऐसे करके व्यक्ति भेजेगी। पहले कौन होगी, 2 सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले। फिर एक है स्थानीय प्राधिकारियों में से लिया जाएगा। फिर एक व्यक्ति ऐसा लिया जाएगा जिसे कृषि उद्योग, मीन उद्योग के संबंध में विशेष जानकारी हो या उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर 2 व्यक्ति ऐसे लिए जाएंगे जो राज्य सरकार की नियंत्रण या स्वामित्व के या प्रबंध के अधीन कोई कंपनी है या कोई निगम है जिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का है, तो वहां से 2 व्यक्ति लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गए ABCD, F तक हो गए। F में क्या आएगा, F में एक सदस्य सचिव आएगा। सदस्य सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसे पर्यावरण के संबंध में वैज्ञानिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के संबंध में जो अहर्ता और अनुभव ज्ञान रखता हो, जो पर्यावरण से संबंधित जानकारी और ज्ञान रखता हो, वो सदस्य सचिव बनाया जाएगा। ये तो ए पॉइंट में क्या आ गया, सेक्शन 14 का फर्स्ट क्लोज क्या कह रहा था
कि जहां 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा अगर कोई संयुक्त बोर्ड गठित की जाती है तो ये व्यक्ति अध्यक्ष होंगे, फिर मेंबर होंगे, फिर सदस्य सचिव होंगे, F तक। फिर दूसरा पॉइंट सेक्शन 14 का सेकंड क्लोज क्या कह रहा है कि जहां सेक्शन 13 के फर्स्ट क्लोज में कहा कि एक पक्षकार क्या, एक साइड तो क्या संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हो और दूसरी तरफ स्टेट हो, राज्य हो या राज्यों हो, एक से अधिक राज्य हैं, तो वहां पर भी संयुक्त बोर्ड गठित की जा सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ आया आपको कि एक पार्टी तो क्या है यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र और दूसरी तरफ या तो राज्य हो सकता है या कई राज्य हो सकते हैं, तो वो मिलकर भी क्या है संयुक्त बोर्ड को गठित कर सकते हैं। तो अब संयुक्त बोर्ड को अगर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के द्वारा गठित किया जाता है तो उसमें अध्यक्ष होगा, पहला ए पॉइंट अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगी, जो पर्यावरण के संबंध में जानकारी और रखता उसे नाम निर्देशित किया जाए। फिर संघ भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्रों या संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र या जो भी राज्य है, दोनों तरफ की पार्टी से 2 व्यक्ति ऐसे चुने जाएंगे जो संघ राज्य क्षेत्र या राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हो, वहां की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 व्यक्ति मान लो एक साइड संघ राज्य क्षेत्र और दूसरी साइड 2 राज्य है, तो फिर वहां सदस्य कितने होंगे? संघ राज्य क्षेत्रों से 2 होंगे और 2 राज्य है तो 4 सदस्य राज्यों की तरफ से होंगे। यानी प्रत्येक जो भाग लेने वाला संघ राज्य क्षेत्र है या संघ राज्य क्षेत्र, मान लो दोनों तरफ भी संघ राज्य क्षेत्र हो सकते हैं। ए पॉइंट में तो राज्य हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट में दोनों साइड संघ राज्य क्षेत्र भी हो सकते हैं या एक साइड संघ राज्य क्षेत्र और दूसरी साइड राज्य हो सकता है। तो यहाँ जो भी भाग ले रहे हैं संयुक्त बोर्ड को जो गठित करते हैं, प्रत्येक में से 2 ऐसे सदस्य लिए जाएंगे जो वहां की सरकार का, चाहे संघ राज्य क्षेत्र है या राज्य क्षेत्र है, वहां की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर एक व्यक्ति ऐसा लिया, इसमें टोटल 4 हो गए क्या? 4 क्यों हो गए? मान लो 2, एक साइड तो क्या एक संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरी साइड 3 राज्य है, तो 8 हो गए ना। फिर 8 हो गए, तो प्रत्येक में से 2 लिए जाएंगे, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो। प्रत्येक पक्षकार की तरफ से 2 व्यक्ति लिए जाएंगे। अच्छा देखो, 1 मिनट, बी में फिर वो 4 हो जाएंगे, है ना? 4 क्यों? 6 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जितने राज्य है संघ राज्य क्षेत्र। बी पॉइंट ये लिखा है कि मान लो कोई संघ राज्य क्षेत्र है या संघ राज्य क्षेत्रों, या तो क्या एक साइड संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरी साइड राज्य है, ये होगा पहला पॉइंट, ये कह रहा है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों मतलब दोनों साइड अगर संघ राज्य क्षेत्र ही है तो 4 व्यक्ति हो गए। समझ आया? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक साइड संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां से 2 व्यक्ति लिए जाएंगे और अगर दोनों साइड दोनों ही संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां पर दोनों साइड से 2 सदस्य लिए जाएंगे। आ रही मैडम, आवाज आ रही है। चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा ये कह रहा है, तीसरा कि केंद्रीय सरकार द्वारा एक व्यक्ति संघ राज्य क्षेत्रों या राज्य क्षेत्रों में जो स्थानीय प्राधिकारियों में से लिया जाएगा। यानी दोनों साइड अगर संघ राज्य क्षेत्र ही है, दोनों पक्षकार 2 संघ राज्य क्षेत्र मिलकर संयुक्त बोर्ड को गठित कर रहे हैं, तो वहां पर केंद्रीय सरकार द्वारा गठित इस संयुक्त बोर्ड में एक व्यक्ति लिया जाएगा जो स्थानीय प्राधिकारियों में से होगा। और अगर एक साइड संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरी साइड कोई राज्य है तो वहां पर भी एक व्यक्ति लिया जाएगा जो ये स्थानीय प्राधिकारियों में से हो। सेम ये खाली राज्य के अलग अलग आ रहा है कि जितने पक्षकार पार्टी होंगे उतने उनके मेंबर सदस्य जुड़ते जाएंगे। नेक्स्ट डी पॉइंट ये कह रहा है कि अगर संघ राज्य क्षेत्र है दोनों साइड, तो वो क्या है, हर पक्षकार हर संघ राज्य क्षेत्र
अपने क्षेत्र में से क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में से एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगी जिसे कृषि उद्योग, मीन उद्योग के संबंध में, व्यापार के बारे में ज्ञान हो और जिसका नाम निर्देशित होना, इसका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, तो वो वहां से ले। और राज्य में अगर एक साइड संघ है और दूसरी साइड राज्य की सरकार है, तो वहां संघ में से एक व्यक्ति ले लिया जाएगा और राज्य में से एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर लिया जाएगा। भाग लेने वाले प्रत्येक संघ और प्रत्येक राज्यों में से एक एक व्यक्ति लिया जाएगा। ठीक है, ई क्या कह रहा है, ई वही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में से दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो संघ से केंद्रीय सरकार की स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन कोई कंपनी है या कोई निगम है, तो उन कंपनी या निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति लिए जाए। और अगर एक साइड संघ है और दूसरी साइड राज्य है, तो वहां संघ है वहां तो केंद्रीय सरकार, और जहां राज्य है वहां राज्य सरकार के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन रहने वाली कोई कंपनी या निगम में से दो व्यक्ति ले लिए जाएंगे। फिर आ रहा है केंद्रीय सरकार। अब यहाँ पर केंद्रीय सरकार ही संयुक्त बोर्ड में कोई भी सदस्य, सचिव या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। सदस्य सचिव क्या होगा, पूर्णकालिक होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और जिसे वैज्ञानिक ज्ञान हो, प्रबंध के संबंध में या इंजीनियरिंग का ज्ञान और अनुभव, वो सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 4 का सबक्लोज 4, सेक्शन 4 का सबक्लोज 4 ये कह रहा है कि जहां पर संघ राज्य क्षेत्र है वहां पर राज्य बोर्ड काम नहीं करेगा। जहां पर संघ यूनियन टेरिटरी में राज्य बोर्ड काम नहीं करेगा, राज्य बोर्ड की जगह यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है तो वहां पर केंद्रीय बोर्ड काम करेगा। ठीक है, ये बात वहां 4 सबक्लोज 4 में, सेक्शन 4 के सबक्लोज 4 में लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 14 के सबक्लोज 3 ये कह रहा है कि अगर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कोई संयुक्त बोर्ड गठित कर दिया जाए तो फिर वहां केंद्रीय बोर्ड काम नहीं करेगा। अगर संघ राज्य क्षेत्र में कोई संयुक्त बोर्ड गठित कर दिया गया है तो उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बोर्ड को पावर नहीं होगी, केंद्रीय बोर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आया सेक्शन 14 का सबक्लोज 4 ये कह रहा है कि बाकी के जो प्रोविजन थे 5 से लेके 12 तक, वो सारे संयुक्त बोर्ड के सदस्य सचिव पे, अध्यक्ष पे, यानी उनकी कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष होगा। सेवा शर्तें क्या होगी, उन्हें कब हटाया जा सकता है, उनकी नियुक्ति क्या, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ये सारे के सारे प्रोविजन यहाँ पर भी लागू होते हैं। जो केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड पे लागू होते हैं वो सारे के सारे प्रोविजन संयुक्त बोर्ड के सदस्यों, अध्यक्ष, सदस्य सचिव पर लागू होते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है सेक्शन 15, निर्देश देने के संबंध में विशेष उपबंध, कि जहां पर संयुक्त बोर्ड गठित कर दिया गया है सेक्शन 13 में, कोई ऐसा राज्य क्षेत्र है या संघ राज्य क्षेत्र जहां पर क्या है संयुक्त बोर्ड गठित कर दिया गया, तो अगर राज्य की सीमाओं के भीतर का कोई निर्देश है तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया जाएगा या राज्य सरकार वहां निर्देश देने के लिए सक्षम है। और अगर कोई ऐसा निर्देश 2 या 2 से अधिक राज्यों की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर का विषय और किसी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कोई निर्देश देना है, किसी राज्य के बारे में देना है तो वहां की राज्य सरकार दे दी। लेकिन जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के संबंध में या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निर्देश देना है तो वहां केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब आ रही है सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बताती है, केंद्रीय बोर्ड के काम बताती है, और सेक्शन 17 राज्य बोर्ड का काम बताती है। तो सेक्शन 16 में वो सारे काम आते हैं जो वहां पर अपन कहाँ पढ़ के आए थे, सेक्शन 3 में केंद्रीय सरकार की पावर थी ना, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण 1986 में, हाँ ठीक है, 1986 में सेक्शन 3 में, यानी नियम बनाना, वो सब काम करना। यहाँ पे सिर्फ क्या, ये जल से संबंधित नियम बनाएगा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए काम करेगा।
तो केंद्रीय बोर्ड का मुख्य काम तो क्या है? मुख्य काम यह है कि राज्यों के विभिन्न राज्य क्षेत्र की सरिताओं और कुओं की सफाई की अभिवृद्धि करें। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय बोर्ड को जो भी काम किया, उन जो भी ऑर्डर दिए गए, उन ऑर्डर्स या निर्देशों के अधीन रहते हुए वो कुओं की और सरिताओं की सफाई की अभिवृद्धि करे। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आ गया कि अब उसको कौन कौन से कार्य कर सकता है। पहला कि केंद्रीय सरकार को सलाह देना कि भाई इस तरह का पर्यावरण जल प्रदूषण हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या निवारण हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। पहला आता है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, एडवाइस देना। सेकंड आ रहा है कि अगर कोई विवाद हो गया, राज्य बोर्डों, बहुत सारे राज्य बोर्ड बन जाते हैं, उन राज्य बोर्डों के अगर बीच में कोई विवाद हो गया तो विवादों को सुलझाने का काम कौन करेगा? केंद्रीय बोर्ड करेगा। तीसरा आ रहा है कि जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अन्वेषण और अनुसंधान करना। नेक्स्ट आ रहा है जल प्रदूषण को रोकने के संबंध में योजनाएं बनाना। नेक्स्ट आ रहा है जनसंपर्क करना, लोगों को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क करना। ठीक है, और किसी राज्य बोर्ड को ऐसे कर्तव्यों का पालन करवाना जो सेक्शन 18 में दिए, मतलब राज्य बोर्डों से भी वो काम करवा सकता है। ठीक है, फिर आता है कोई पर्यावरण जल प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए या जल संरक्षण करने के लिए संहिता बना सकता है, पथ प्रदर्शिका बना सकता है, जानकारी प्रसार करने के लिए, मतलब प्रचार प्रसार कर सकता है जल प्रदूषण को रोकने के लिए। फिर वो मानक निर्धारित कर सकता है कि कितना जल प्रदूषित किया जा सकता है, कौन से मानक इससे अधिक उत्सर्जित जल प्रदूषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर मानक बनाता है, फिर राष्ट्रव्यापी योजनाएं भी बना सकता है, पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी योजनाएं बना सकता है, और अन्य कोई काम कर सकता है जो उसे विहित किए जाए या जो उसे सौंपे जाए। 3 आ रहा है सेक्शन 16 का सब क्लोज 3 ये कह रहा है कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने काम को करने के लिए किसी सरिता या कुएं से जल के नमूने लेने के लिए या मल या व्यावसायिक बहिस्त्रावों के नमूने लेने, तो सरिता या कुएं से नमूना लेना है या मल या व्यावसायिक जो बहिस्त्राव है वहां से नमूना लेने के लिए क्या है, प्रयोगशाला नमूना लेके उनका विश्लेषण करवाने के लिए प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। कौन कर सकती है? केंद्रीय बोर्ड प्रयोगशाला गठित कर सकती है। तो वहां पे भी अपन पढ़ के आए थे सेक्शन 3 का सब क्लोज 3 ही था। ठीक है, वो भी प्रयोगशाला स्थापित कर सकते हैं। फिर राज्य बोर्ड के काम सेम है, कुछ नहीं करना, वही याद करना है कि तीसरा पॉइंट इसी का भी है कि वो प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका सेक्शन 17 का सब क्लोज सेकंड है कि वो प्रयोगशाला स्थापित कर। अब निर्देश देने की शक्ति है कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय बोर्ड ऐसे निर्देशों को फॉलो करेगा, ऐसे निर्देशों को मानने के लिए बाउंड होगा जो केंद्रीय सरकार के द्वारा उसे सौंपे जाए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे दिए जाए। राज्य बोर्ड कौन से निर्देशों को फॉलो करेगा? जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाए या केंद्रीय बोर्ड द्वारा उसे दिए जाए। केंद्रीय बोर्ड तो खाली केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करेगा, जबकि राज्य बोर्ड राज्य सरकार के द्वारा या केंद्रीय बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करेगा। ठीक है, परंतु बता दिया कि अगर कोई मामला राज्य सरकार को कोई ऐसा निर्देश दिया, राज्य बोर्ड को राज्य सरकार ने क्या ऐसा निर्देश दे दिया और केंद्रीय बोर्ड ने भी उसको निर्देश दे दिया, तो अब राज्य बोर्ड कौन से निर्देशों को फॉलो करेगा? अगर दोनों असंगत हैं, अगर एक जैसे हैं तो ठीक है। असंगतता होती है तो वहां पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करेगा। केंद्रीय सरकार विनिश्चय कौन करेगा कि किसको फॉलो करना है?
केंद्रीय सरकार निश्चय करेगी, डिसाइड करेगी कि भाई इसको राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करना है या केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करना है। विवाद को हल कौन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि राज्य बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, कोई व्यतिक्रम किया है, कि केंद्रीय बोर्ड ने कोई काम करने को कहा राज्य बोर्ड को और राज्य बोर्ड ने वो काम नहीं किया, तो केंद्रीय बोर्ड क्या करेगी? उस क्षेत्र में खुद ही काम कर देगी। जो काम राज्य बोर्ड को करना चाहिए था, केंद्रीय बोर्ड ने निर्देश दिया था राज्य बोर्ड को ये इस क्षेत्र में आप ये काम करो, राज्य बोर्ड ने काम नहीं किया। तो राज्य बोर्ड ने काम नहीं किया तो फिर वो काम कौन करेगी? केंद्रीय बोर्ड करेगी। या तो स्वयं कर सकती है या किसी से करवा सकती है। ठीक है। तीसरा क्लोज कि अगर केंद्रीय बोर्ड ने वो काम कर दिया जो राज्य बोर्ड ने नहीं किया, करने को निर्देश दिया और फिर भी नहीं किया, और केंद्रीय बोर्ड ने वो काम कर दिया, तो काम करने में या उन कृत्यों का पालन करने में जो भी खर्चे है वो वसूल किए जाएंगे। किससे वसूल किए जाएंगे? वो राज्य बोर्ड से वसूल किए जाएंगे। काम तो केंद्रीय बोर्ड ने किया, जो भी खर्चे लगे, जो भी व्यय हुए, व्यय प्लस ब्याज, युक्तिक दर से जो भी ब्याज है वो राज्य बोर्ड द्वारा वसूल किया जाएगा या संबंधित जो भी व्यक्तियों का निकाय है उनसे वसूल किया जाएगा। और कैसे वसूल किया जाएगा? भू राजस्व की बकाया, जैसे रेवेन्यू बकाया होता है, ड्यू होता है, वैसे या भू राजस्व की बकाया मांग के रूप में वसूल किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, शंकाओं को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि अगर राज्य बोर्ड के कर्तव्यों का पालन कर केंद्रीय राज्य बोर्ड ने कोई निर्देश दिया और राज्य बोर्ड को निर्देश दिया, राज्य बोर्ड ने फॉलो नहीं किया, तो वो काम किसने कर दिया? केंद्रीय बोर्ड ने कर दिया। केंद्रीय बोर्ड ने कर दिया। उपधारा 2 में ये बात कही। ठीक है। अगर केंद्रीय बोर्ड उस काम को कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य बोर्ड अब उस काम को कर ही नहीं सकता, वो भी कर सकता है। शंकाओं को दूर करने के लिए कहा गया कि अगर मान लो केंद्रीय बोर्ड ने राज्य बोर्ड को निर्देश दिया आप ये काम करो, राज्य बोर्ड ने काम नहीं किया, तो केंद्रीय बोर्ड आके खुद काम कर लेता है या किसी से करवाता है। तो अगर केंद्रीय बोर्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उस कार्य को, उस कर्तव्य को राज्य बोर्ड कर ही नहीं सकता है, राज्य बोर्ड भी कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जिनको क्या है, क्षेत्र को निर्बंधित घोषित करने की शक्ति। यहाँ उन क्षेत्रों में जल प्रदूषण अधिक होता है तो वहां पर उन क्षेत्रों को क्या कर देते, क्षेत्र को क्या, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं लगना चाहिए, व्यवसायिक बहिस्राव नहीं, व्यवसायिक कोई भी जो इंडस्ट्रियल है, जो मटेरियल निकलता है, जो बहिस्राव होता है वो नहीं होना चाहिए। यानी क्षेत्र घोषित कर सकती। किसको पावर है? ये राज्य सरकार को पावर है। वो राज्य बोर्ड से परामर्श करने के बाद में किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को, पूरे राज्य को नहीं, राज्य के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को निर्बंधित कर सकती है कि यहाँ पर क्या है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण करने के लिए इन क्षेत्रों को निर्बंधित क्षेत्र घोषित कर सकती। पूरे राज्य को आवश्यक नहीं है। ये जो क्षेत्र है निर्बंधित, जो क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा, इसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी इन क्षेत्रों को कि ये निर्बंधित क्षेत्र है जहाँ पे जल प्रदूषण या प्रदूषण नहीं किया जा सकता। सेकंड आ रहा है कि अब ये सेकंड पॉइंट आ रहा है 19 का कि अब ये कैसे होगा कि ये जल प्रदूषण, ये क्षेत्र क्या है, निर्बंधित क्षेत्र है, उनको कैसे दर्शाए? या तो मानचित्र करके दर्शा दिया जाएगा, या जल शेड की रेखा है, जल शेड की जो रेखा है उनको आधार पे, या जिले की सीमा के आधार पे तीन चीजें होगी। या तो क्या है, या तो क्या मानचित्र, या जल शेड, या राज्य की सीमा। तीन चीजों में से किसी भी तरीके से उस क्षेत्र को दिखाया जा सकता है कि ये निर्बंधित क्षेत्र है, या अंशतः मान लो कुछ क्षेत्र को तो क्या है मानचित्र द्वारा दर्शा दिया जाए
और कुछ क्षेत्र को जलशेड के द्वारा दर्शा दिया जाए, या कुछ क्षेत्र को राज्य की सीमा, जिले की सीमा के आधार पर भी दर्शाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि जहां पर किसी राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति लेके किसी क्षेत्र को क्षेत्र को निर्बंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो वो उसको कम कर सकती है, परिवर्तित भी कर सकती है। ठीक है, फिर उसको नया जल प्रदूषण नियंत्रण में नया क्षेत्र भी निश्चित कर सकती है। राज्य सरकार को ये भी शक्ति है कि एक जगह पहले तो क्षेत्र निर्बंधित क्षेत्र घोषित था ही था, किसी ऐसे क्षेत्र, नए क्षेत्र को भी जल प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र परिनिश्चित कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है राज्य सरकार। सेक्शन 20, जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति। राज्य सरकार को राज्य बोर्ड इस अधिनियम के अधीन रहते हुए या अपनी जो उसे शक्ति दी गई है, जो कर्तव्य करने के लिए उसे कहा गया है, उन कर्तव्यों को करने के लिए क्या कर सकता है राज्य बोर्ड या उसके जो भी अधिकारी है, वो उस क्षेत्र में जो सेक्शन 19 में जो क्षेत्र बनाया है उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं, वहां का सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद में वो तय कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी सरिता या कितने कुएं से प्रवाह कितना हो रहा है, कितनी उनका परिमाप कर सकते हैं, या वर्षा उस क्षेत्र में कितनी हो रही उसका परिमाप कर सकते हैं। मतलब जो भी जानकारी एकत्रित करना है वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं सर्वे कर करके। फिर आ रहा है कि राज्य बोर्ड, दूसरा पॉइंट इसी का सेक्शन 20 का, कि राज्य सरकार को लगता है कि किसी सरिता या किसी कुएं से ऐसा कोई मल या व्यावसायिक बहिस्राव मिलाया जा रहा है जिससे कुआं या जो सरिता है उसका पानी दूषित हो रहा है, तो वहां वो जो भी व्यक्ति इसे दूषित कर रहा है उसे उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी और ऐसा प्रारूप दिया जाएगा कि आप इसके लिए कितना प्रदूषण कर रहे हो इसकी जानकारी दो, ये कह सकता है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जिसे कहा, ऑर्डर दिया कि आप ये डाटा कलेक्शन हमें दो या इतनी जानकारी दो कि कितना आप जल प्रदूषण कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति नहीं देता है, उपेक्षा करता है, जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता, उपेक्षा करता है, तो वो वहां पर वो अपराध करता है। और इसके लिए दंड कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 41 में दिया हुआ है। सेक्शन 41 में दिया है कि 3 महीने का कारावास तक हो सकता है। 3 महीने का कारावास हो सकता है और 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। कारावास कितना है? 3 महीने तक का। जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए या प्लस दोनों लगाए जा सकते, कारावास प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 21 कि बहिस्रावों में से नमूना कैसे लिया जाता है और उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई। राज्य बोर्ड या इसके अधीन राज्य बोर्ड द्वारा के अधीन सशक्त कोई अधिकारी है, उसको ये शक्ति है कि किसी भी क्षेत्र में किसी सरिता या कुएं के जल से किस को ले सकता है नमूना, कहाँ से ले सकता, या तो कुएं या सरिता के जल से या किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव से नमूना कलेक्ट कर सकता है कि उसे लगता है कि इन क्षेत्रों में जल प्रदूषण हो रहा है, तो वो वहां से नमूना ले सकता है। अब सेकंड कह रहा है कि कोई भी नमूना तब तक विधिक कार्रवाई में काम नहीं आएगा जब तक कि उपधारा 3, 4, 5 की पालना ना कर दी गई हो। अब उपधारा 3 क्या कह रही है? क्योंकि कोई भी अधिकारी जो भारसाध्यक्ष अधिकारी है नमूना लेना चाह रहा है, तो वो उस संयंत्र की जहां से वो नमूना कलेक्ट करना चाह रहा है, जलिहान के प्रभारी से या उस स्थान के अधिष्ठाता को सूचना भिजवाया जाएगा कि हम आपके यहाँ से नमूना लेना चाह रहे हैं। तो इस राशि की सूचना भिजवाई जाएगी और समन की तामील की जाएगी, फिर वो उपस्थित हो जाते हैं। सूचना उनको प्राप्त हुई अधिष्ठाता को या भारसाध्यक्ष जो भी उनको सूचना हुई और वो उपस्थित हो जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति में नमूना लिया जाएगा।
या तो अधिष्ठाता या अधिष्ठाता की अभिकर्ता की उपस्थिति में नमूना लिया जाएगा। नमूनों को 2 भागों में रखा जाएगा। हर एक नमूना अलग परख नली में रखा जाएगा और फिर उनको क्या है, हर एक भाग को अलग परख नली में रखा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, सीलबंद किया जाएगा और नमूना लेने वाले अधिकारी का, अधिष्ठाता का या उसके एजेंट का सिग्नेचर किया जाएगा और वो सील पैक कर दिया जाएगा। फिर नमूना ले लिया, 2 परख नलियों में लिया है, तो फिर क्या किया जाएगा। अब एक जो परख नली है, जो कंटेनर है, उसको क्या है, अगर नमूना संघ राज्य क्षेत्र की स्थित किसी क्षेत्र से लिया गया है तो उसे केंद्रीय प्रयोगशाला सेक्शन 16 में है केंद्रीय प्रयोगशाला जो सेक्शन 16 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई जाती है या वहां पर भेज दिए जाएंगे। और अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा के क्षेत्र में लिया जाता है तो वो राज्य सरकार के राज्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेज दिया जाए। यानी एक परख नली तो एक कंटेनर तो कहाँ भेज दिया कि अगर संघ से लिया है तो सेंट्रल वाली प्रयोगशाला और अगर राज्य से लिया तो राज्य की प्रयोगशाला से भेज दिया जाए। दूसरा कंटेनर कहाँ क्या किया जाएगा। फिर दूसरे कंटेनर को 2 भाग में लिया है ना नमूना, एक कंटेनर को प्रयोगशाला में भेज दिया, दूसरे कंटेनर को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर, वो मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो आपने अपनी मर्जी से प्रयोगशाला में भेज दिया, दूसरी परख नली को अधिष्ठाता या उसके एजेंट के द्वारा अनुरोध करने पर, अगर वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया गया तो सेक्शन 51 में जो केंद्रीय प्रयोगशाला वहां भेज दिया जाएगा। या सेक्शन 52 अगर वो नमूना राज्य क्षेत्र से लिए गए तो सेक्शन 52 के अधीन जो प्रयोगशाला है स्थापित वहां भेजिए। तो इसमें अंतर क्या आया कि 2 परख नलियों में लिया, एक नमूना तो वो भेज रहे हैं कहाँ पे, जो केंद्रीय बोर्ड के द्वारा स्थापित की गई प्रयोगशाला है सेक्शन 16 के सब क्लोज 3 में। और अगर राज्य से संबंधित है तो राज्य बोर्ड के सेक्शन 2 में 16(2) में कि अगर 17(2) मैम, हाँ सॉरी 17(2) 16(3) 17(2) वहां भेजा जा रहा है एक कंटेनर, तो ये खुद ही भेज रही है जो राज्य बोर्ड। एक कंटेनर को अगर अधिष्ठाता या उसका एजेंट क्या है अनुरोध करता है तो फिर वो सेक्शन 51 के अधीन प्रयोगशाला है, केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित प्रयोगशाला है। और अगर राज्य क्षेत्र से है तो वो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित प्रयोगशाला सेक्शन 52 के अधीन। तो 4 प्रयोगशाला हो गई। एक तो केंद्रीय बोर्ड के द्वारा बनाई जा रही है सेक्शन 16(3), राज्य बोर्ड द्वारा 17(2), केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाई जा रही है सेक्शन 51 में और राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है सेक्शन 52 में प्रयोगशाला। ठीक है, तो दूसरा कंटेनर वहां भेज दिया जाएगा। फिर क्या है, चौथा पॉइंट क्या कि मान लो उन्होंने 2 में सूचना दी और वो उपस्थित नहीं हुए। धारा 3 का जो पहला पॉइंट है ए कि उनको सूचना दी कि भी इस दिन हम नमूना लेना चाहता है, आप उपस्थित, तो वो उपस्थित नहीं होते, जानबूझ के उपेक्षा करते हैं। तो क्या है, नमूना लेने वाला अधिकारी उनकी उपस्थिति में ही नमूना ले लेगा और नमूना लेकर उसको कहाँ भेज देगा, सेक्शन 53 के अधीन उपधारा के अधीन नियुक्त विश्लेषक या अधिष्ठाता को उसके अनुपस्थित होने के बारे में लिखित सूचना देके वहां भेज देगा। उपस्थिति में नमूना लिया तो प्रयोगशाला में जाएगा। अगर वो उपस्थित नहीं हुए, जानबूझ के उपेक्षा करते हैं तो नमूना लेने वाला अभिकर्ता क्या करता है, नमूना लेता है, चिन्हित करता है, सीलबंद करता है और सेक्शन 53 सरकारी विश्लेषक है उसको भेज देता है नमूने की जांच करने के लिए अधिकार कि भाई अधिष्ठाता या एजेंट तो आए ही नहीं। वो जो अधिकारी है, नमूना लेने वाला अधिकारी राज्य बोर्ड का, वो नमूना लेता है और सेक्शन 53 सरकारी विश्लेषक को विश्लेषण करने के लिए भेज देता है और लिख देता है कि वो अनुपस्थित रहे। ठीक है, अब अगर है कोई जो सरकारी विश्लेषक है
नहीं, जो भी अब ये नमूना लेने में जो खर्चे लगे हैं वो किसके द्वारा भुगतान किए जाएंगे? अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे। अगर वो क्या करते हैं, भुगतान नहीं करते हैं, नमूना लेने के जो खर्चे लगते हैं अधिष्ठाता या उसका एजेंट भुगतान नहीं किए तो उन्हें भू राजस्व या लोक मांग की बकाया के रूप में उनसे वसूल किया जाएगा। परंतु ऐसी वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक उन अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाएगा। उन्हें पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, फिर ही उनसे वो राशि वसूल की जा सकती। ठीक है, फिर आया है कि उपदाता नमूना लेता है, नमूने लेने वाला अधिकारी क्या करता है? दो भागों में कुछ नहीं है सेक्शन, अगला पॉइंट। ठीक है, सेक्शन 22 कि किसके अधीन नमूना ले लिया, या तो क्या है, कहाँ भेजा? केंद्रीय बोर्ड के सेक्शन 16 के 3 में भेज दिया, या राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित प्रयोगशाला 17(2) में भेज दिया, या सेक्शन 51 में भेजा, या सेक्शन 52 में भेज दिया। राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला में भेज दिया। प्रयोगशाला में भेज दिया तो यह वहां प्रयोगशाला में भेजने के बाद में क्या है, सेक्शन 53 का जो सरकारी विश्लेषक है वो नमूने का विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करके इसकी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट 3 प्रतियों में बनाएगा और वो 3 प्रतियां या तो केंद्रीय सरकार का मामला है तो केंद्रीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा, और अगर राज्य सरकार से संबंधित मामला है तो राज्य बोर्ड को भेज। यानी विश्लेषक क्या है, विश्लेषण करेगा, रिपोर्ट बनाएगा 3 कॉपी में। वो 3 कॉपी चाहे अगर 51 में भेजा गया तो वो केंद्रीय बोर्ड को भेज देगा, अगर सेक्शन 52 में भेजा गया तो राज्य बोर्ड को भेज देगा। ठीक है, 3 कॉपी रिपोर्ट भेज दे। अब बोर्ड के पास 3 कॉपी आ गई तो बोर्ड उन 3 कॉपियों को कहाँ भेजेगा? एक कॉपी अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को भेजी जाएगी, एक कॉपी अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को भेजी जाएगी, दूसरी कॉपी उस न्यायालय में जमा कराई जाएगी जहां उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की जानी। ठीक है, पहली कॉपी अधिष्ठाता उसके एजेंट को दे दी, दूसरी कॉपी न्यायालय में जमा दी जहां कोई उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जानी है, तीसरी कॉपी बोर्ड अपने पास स्वयं अपने पास रख लेगा, चाहे केंद्रीय बोर्ड है चाहे राज्य बोर्ड है। ठीक है, फिर वहां पर वो क्या करता है, अब ये था कि सेम प्रोसीजर है कि वो अगर वो अधिष्ठाता या उसका एजेंट क्या है अनुरोध किया नमूने का विश्लेषण लेने में जो भी खर्चे होते हैं वो अभिकर्ता या उसके एजेंट से वसूल किए जाएंगे। विश्लेषण करने में जो भी खर्चे लगे हैं वो भी अधिष्ठाता उस अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता से वसूल किए, लेकिन वो चुकाते नहीं है, डिफॉल्टर हो जाते हैं, व्यतिक्रम करते हैं, तो फिर उनसे वो राशि भू राजस्व की बकाया लोक मांग की बकाया की तरह पर वसूल की जाएगी। सेक्शन 23 क्या कर रहा है, प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति है, किसकी है, राज्य बोर्ड की। राज्य बोर्ड इसके लिए क्या सशक्त अधिकारी नियुक्त कर देता है कि आपको लगता है अधिकारी नियुक्त कर देता है, वह किसी भी समय किसी भी जो आवश्यक समझे उस स्थान में प्रवेश कर सकेगा या निरीक्षण कर सकेगा। ठीक है, अब जो ये अधिकारी नियुक्त हो रहा है प्रवेश और निरीक्षण करने के लिए, ये कौन से काम करेगा, सौंपे गए बोर्ड के द्वारा उसे जो काम सौंपे जाते हैं वो सारे काम करेगा। ठीक है, ऐसे नियम बनाएगा। ठीक है, नियमों के अधीन कोई ऐसे नियमों के अधीन नियम बनाएगा, नियमों का पालन करेगा, और वो अधिकारी क्या उसे लगता है कि किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है तो वो स्थान में प्रवेश कर सकता है, वहां निरीक्षण कर सकता है, वहां से नमूना भी कलेक्ट कर सकता है। तो प्रवेश और निरीक्षण की है, अगर वहां लगता है कि कोई रजिस्टर है, कोई दस्तावेज है, उसने प्रवेश किया, निरीक्षण कर लिया, निरीक्षण करने के बाद उसे लगता है कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जिसको अभिगृहित भी वो कर सकता है, उसकी पावर है कि प्रवेश कर सकता है, वहां निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण के बाद में उसे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, कोई रजिस्टर है, कोई दस्तावेज है, या सार्वजनिक कोई पदार्थ है, उसको वो सीज भी कर सकता है अधिकारी। ठीक है,
सीज भी कर सकता है, परंतु कह रहा है कि निरीक्षण ऐसे स्थान में नहीं किया जाएगा जहां कोई कुआं ऐसा है या कुआं ऐसा है कि किसी ऐसे स्थान या परिसर में स्थित है जहां से निवासी प्रयोजनों के लिए उस कुएं से पानी लिया जा रहा है, तो वहां पर किसी भी समय प्रवेश नहीं किया जाए। वहां पे प्रवेश करना है, निरीक्षण करना है, तो उचित समय उस स्थान पे उचित समय पर ही निरीक्षण किया। ऐसा नहीं रात को निरीक्षण करने चले जाए, नहीं जा सकते। ठीक है, अगर वो कुएं उस कुएं से ऐसे परिसर में स्थित है और वहां से निवासी प्रयोजनों के लिए पानी का यूज लिया जाता है तो नहीं जा सकते। जो समय निर्धारित किया जाएगा उसी समय पे प्रवेश किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2 कि सीआरपीसी के प्रोविजन 94 लागू होता है कि वारंट के प्राधिकार के अधीन रहते हुए किसी तलाशी अभिकरण कर सकता है, यानी बिना वारंट भी वो तलाशी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आ रहा है प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिए कि सेक्शन 24 ये कह रहा है कि राज्य बोर्ड कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कोई विषाक्त पदार्थ है या ऐसा कोई प्रदूषक पदार्थ है जो क्या सरिता या किसी मल ने कोई ऐसा सरिता है, कुआं है, उसमें ना तो प्रवेश कराएगा ना करने देगा। ठीक है, अगर वो करता है या ऐसा कोई पदार्थ जानबूझ के वहां पे डालता है तो वो दोषी पाया जाएगा। कि ऐसा कोई भी विषाक्त पदार्थ सरिता कुओं में प्रवेश नहीं कराएगा या ऐसा कोई भी अन्य कोई भी पदार्थ नहीं मिलाएगा। सरिता कुएं में ना तो मल और न ही व्यावसायिक बहिस्राव मिलाएगा या अन्य कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं मिलाएगा जो उनकी गुणवत्ता को कम करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर अपराध नहीं समझा जाएगा। अगर वो प्रतिषेध तो कर दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं मिलाएगा जिससे जल प्रदूषण होता है, लेकिन इसका सेक्शन 24 का सब क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई काम करता है तो वो अपराध नहीं करता। यानी पहला कोई ऐसी सरिता है जिसके आर पार जाने के लिए वो कोई पुल बनाता है या कुछ भी बनाता है तो उसमें पत्थर भी जाएंगे, ग्रिट भी जाएगी, मटेरियल भी जाएगा, तो वो जल प्रदूषण नहीं करता। दूसरा आ रहा है कि भूमि को ठीक करने के लिए या किसी सरिता के किनारे या कोई कुआं है उसको ठीक करने, उसकी मरम्मत करने के लिए जो भी मटेरियल वो वहां पे डालता है तो वो जल प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि कोई प्राकृतिक निक्षेप यानी कोई सरिता या कोई नदी ऐसी है जिसमें कोई रेत या कंकड़ जो प्राकृतिक निक्षेप करता है तो वो अपराध नहीं करता है। या राज्य बोर्ड की परमिशन लेके वो कोई काम करता है तो वो अपराध नहीं करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि अगर वो ये काम करता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन राज्य बोर्ड की परमिशन ले ली उसने और परमिशन जिन शर्तों के दिए उनका उल्लंघन कर दिया तो फिर वो अपराध है और उसके लिए दंड बताया है सेक्शन 43 में। कितना दंड है कि 1.5 वर्ष से कम नहीं होगा, 6 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 6 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 25 से कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।